हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी विदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SBI एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूँ। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं भी SBI एस्थेटिक्स गुरुग्राम में काम करता हूँ। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस की कंपाइलेशन की है। ये क्वेश्चंस जॉ कंटूरिंग सर्जरीज़ के ऊपर हमें मिले हैं। हमने पहले भी जॉ कंटूरिंग सर्जरीज़ पे वीडियो बनाया है और उस पर हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले हैं, जिनको फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो में कंपाइल कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और हमेशा ये सवाल होता है जो भी इन सर्जरीज़ को करवाना चाह रहे हैं या फिर किसी उनके फैमिली मेम्बर जो करवाना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि क्या प्रोसीजर है, कितनी लॉन्ग रिकवरी होगी, या फिर कब वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो में टेकअप करेंगे। अब जो पहला सवाल है इस सीरीज़ में वो ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर आखिर जो जॉ कंटूरिंग का है वो क्या है। अब जॉ कंटूरिंग एक ऑफ कोर्स एक वाइड टर्म है और इसमें अपर जॉ लोअर जॉ दोनों ही आते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि रिक्वायरमेंट अपर जॉ लोअर जॉ दोनों की हो, या फिर सिर्फ लोअर जॉ की हो या सिर्फ अपर जॉ की हो। तो ऑब्वियसली इसको प्लान करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम लोअर जॉ की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि एंटायर लोअर जॉ को ऑपरेट करना हमेशा हर केस में ज़रूरी होता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी को एंगल का चेंज चाहिए, या किसी को सिर्फ चिन का चेंज चाहिए, या एंगल और चिन, या एंगल चिन और बॉडी। तो ये जो भी कॉम्बिनेशंस हैं ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर एक इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम अपर जॉ की बात करें, अपर जॉ मतलब ऊपरी जो जबड़ा होता है वो, तो अपर जॉ और लोअर जॉ की कॉम्बिनेशन सर्जरीज भी हम कर सकते हैं जॉ कंटूरिंग में। कभी कभी क्या होता है कि आप एक इंप्रेशन के साथ आते हैं और आपको लगता है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये एनालिसिस यूजुअली हम ऑफ कोर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, मेजरमेंट्स हैं, CT स्कैन है, उसके बाद एक 3D प्लानिंग है। सो ये सारे चीज़ों का रोल है एक प्रॉपर एनालिसिस में। और जब हम वो करते हैं तो हमें ये पता चल सकता है कि भाई जो प्रॉब्लम है ये इनको लग रहा है कि हो सकता है लोअर जॉ में ही हो सिर्फ, लेकिन हो सकता है कि अपर जॉ को मॉडिफाई करने से बहुत ही डिफरेंट और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली तो प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। तो जो जॉ कंटूरिंग सर्जरीज़ हैं उसमें डेफिनेटली दोनों जॉ आते हैं, या अलग अलग भी अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों आ सकते हैं। इन प्रोसीजर्स में जो एक और कॉमन चीज़ होती है वो सॉफ्ट टिश्यू ऑल्ट्रेशंस, जैसे कि कुछ फैट ग्राफ्टिंग की ज़रूरत या फिर फैट रिमूवल की ज़रूरत। डबल चिन एरिया से हम फैट रिमूव कर सकते हैं, बकल फैट से हम रिमूव कर सकते हैं, या ऐड अगर करने की ज़रूरत है तो मैलर एरिया में हम फैट ऐड भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रोसीजर जो है वो एक तरीके से पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिसिस बेस्ड प्रोसीजर है, और हमें प्रॉपरली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना है, प्रॉपरली प्लान करना है, और उसके बाद हम ये सर्जरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल लोग हमसे अक्सर पूछते हैं वो है कि सर्जरी में या सर्जरी के बाद कितना दर्द होगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सारा का सारा प्रोसीजर हम जनरल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं, जिसमें कि प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को कोई भी पेन फील नहीं होता, और पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम पेशेंट्स को एनाल्जेसिक्स पे रखते हैं, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ क्योंकि ये सारी सर्जरीज डीपर प्लेन में होती है जहाँ की हमारे नॉक्शियस स्टिमुलस वाले फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो जनरली ये पेन फ्री प्रोसीजर होता है। जो तीसरा सवाल है वो ये है कि क्या इस सर्जरी के बाद कोई स्कार होता है। अब अगर स्कार्स की बात करें तो उसमें ये है कि ये जो भी सर्जरीज हैं वो इंट्रा ओरल सर्जरी हैं, मतलब माउथ के अंदर से करते हैं हम। जो स्कार्स हैं वो अंदर ही होते हैं, और म्यूकोजल स्कार्स वैसे तो बहुत ही एक तरीके से आप मान लीजिए कि नहीं होते, बहुत ही मिनिमल स्कारिंग होती है म्यूकोजा में। और अंदर जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें हम जो अपर बकल सल्कस कहते हैं उसमें इंसिजन्स होते हैं, जो लोअर बकल सल्कस हैं वो अंदर होते हैं इंसिजन्स। तो इसमें कोई भी इंसिजन्स बाहर नहीं होते और सारी की सारी सर्जरीज अंदर से ही की जाती है। दूसरा जो एक एरिया है जैसे कि डबल चिन लाइपो, अगर हम मान लीजिए उसके साथ एसोसिएटेड कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही छोटा सा 2 मिलीमीटर का कट यहाँ पे या कान के नीचे आ सकता है, बट वो लिटरली नॉट विजिबल होता है। और डबल चिन ज़रूरी नहीं है कि हम सब में करें, कुछ ऐसे ही 15-20% लोगों में ये ज़रूरत पड़ती है जो कि लुक को एनहांस करे। और ये जो जॉ सर्जरीज बेसिकली हैं वो बिल्कुल माउथ के अंदर की सर्जरीज हैं, उसमें कोई स्कारिंग नहीं होती जो बाहर से दिखे। एक और सवाल जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डाउन टाइम गोइंग टू बी लाइक। तो पहले मैं बताऊं कि डाउन टाइम होता क्या है।
तो सर्जरी के बाद से जो टाइम आपको अपने नॉर्मल रिजीम को फॉलो करने में लगता है, चाहे वो आप प्रोफेशनली देख रहे हैं, चाहे वो अपने फिजिकल एक्टिविटी को देख के सोच रहे हैं, तो इसको हम डाउन टाइम कहते हैं। तो जनरली जॉ सर्जरीज के बाद रिकवरी जितनी सर्जरी इन्वेजिव साउंड होती है, रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है इन केसेस में। और डाउन टाइम अगर हम देखें तो इनिशियली जो पहला 7 दिन होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है, बिकॉज इस फेज़ में थोड़ी स्वेलिंग ज़्यादा होती है, इडिमा ज़्यादा होता है, तो आप थोड़े प्रेजेंटेबल नहीं लगते। लेकिन जनरली लोग अपने काम को क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लोग अक्सर घर से काम कर रहे हैं, तो यदि आपका आईटी वर्क का फील्ड है या आप लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो 7 दिनों के बाद से आप अपने नॉर्मल कोर को स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हीलिंग होते जाती है, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो ये है कि रिकवरी कैसी रहेगी। अब ये जो रिकवरी है ये कोई शॉर्ट टर्म रिकवरी नहीं है। तो अगर मैं एक तरीके से एक टाइमलाइन बताऊं रिकवरी का, तो सर्जरी के बाद जनरली जो शुरू का जो टाइम होता है वो थोड़ा ऑफ कोर्स स्वेलिंग का टाइम होता है, माउथ में आपके कुछ स्टिचेस होंगे, उससे एडजस्टमेंट का टाइम होता है, कुछ डाइट एडजस्टमेंट्स हैं। उसके बाद जो इनिशियल स्वेलिंग है वो 1 वीक 2 वीक के बाद में काफ़ी कम होने लगती है, 3 वीक्स के बाद सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, 5 to 6 वीक्स में आपको नियरली नॉर्मल लगने लगता है। थोड़ी सी स्टिफनेस रह सकती है टिश्यूज़ में, जो कि टाइम के साथ साथ हील करेगी। जो प्लेट्स और स्क्रूज हम लगाते हैं, जो बोन मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं उसमें, तो रफली अराउंड 3 मंथ्स का टाइम आप मान के चलिए कि बोन हीलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये थिन बोन्स होते हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेम्ब्रेनस बोन्स होते हैं। तो इनकी ऑसिफिकेशन जो है वो बाकी बोन्स से, जैसे हाथ और पैरों के बोन्स से अगर हम कंपेयर करें तो जल्दी होती है। तो इसमें नॉर्मली 3 to 6 मंथ्स में बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। और अगर एक तरीके से ये माने कि मोस्ट ऑफ द रिकवरी, जो इनिशियल पार्ट ऑफ रिकवरी है, वो 1 महीने से 6 हफ्ते मैक्सिमम 2 मंथ्स में काफ़ी बेहतर हो जाती है। लोग अक्सर हमसे ये भी पूछते हैं कि सर हम अपने एक्सरसाइज को कब से रिज्यूम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनरली जो भी पेशेंट्स हमारे जॉ कंट्यूरिंग या जॉ सर्जरीज के होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि जो आपको एब्सटेन करना है अपने फिजिकल एक्टिविटी से, वो 4 से 6 हफ्तों के लिए करना है। जनरली हम 2 हफ्तों के बाद पेशेंट्स को ब्रिस्क वॉकिंग अलाउ करते हैं, क्योंकि तब तक हमारी जो इंटरवल म्यूकोजल हीलिंग होती है वो हो चुकी होती है और हमें वुंड एडहेसेंस का रिस्क नहीं होता। जो दूसरा सवाल है वो ये है कि व्हाट एम आई सपोज टू ईट आफ्टर द सर्जरी। अब जो इनिशियल पीरियड है डेफिनेटली उसमें, क्योंकि जो हमने स्टिचेस लगाए हैं, जो कट किया है अप्रोच के लिए, बोन तक अप्रोच के लिए, वो हीलिंग में टाइम लगता है। तो शुरू का 1 हफ्ता हम कहते हैं कि आप लिक्विड डाइट पे रहें। और ये मेनली इसलिए कि माउथ हाइजीन जो है वो ईजी होता है मेंटेन करना लिक्विड डाइट पे। तो यूजुअली 7 डेज़ फॉर लिक्विड डाइट, उसके बाद धीरे धीरे हम सॉफ्ट डाइट शुरू करवाते हैं। और जो हार्ड चीज़ें हैं वो हम चबाने के लिए मना करते हैं शुरू में। तो सॉफ्ट डाइट नियरली फॉर 3 वीक्स ऑलमोस्ट आप मानिए, और उसके बाद धीरे धीरे फर्म डाइट एंड देन नॉर्मल डाइट पे हम स्विच ओवर कर सकते हैं। एक और जो सवाल लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होती है या नहीं होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जनरली जॉ कंट्यूरिंग या जॉ सर्जरीज इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं होती हैं। यदि हम किसी पैथोलॉजी एसोसिएटेड करेक्शन को अंडरटेक कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज हो सकता है कि इसे कवर करें, बट आपको इसकी बेहतर जानकारी आपके इंश्योरेंस कंपनी वाले ही दे पाएंगे। हाँ, और उसमें फिर ये भी है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई ट्रॉमा है जिसके कारण आपके जो जॉ है उसका मिसअलाइनमेंट हो गया है और उसके कारण आपको करेक्शन की ज़रूरत है, तो ये डेफिनेटली इंश्योरेंस में कवर हो सकता है। फिर कोई पैथोलॉजी से मतलब है कि कोई अगर डिजीज़ प्रोसेस है जिससे कि आपकी जो है जॉ करेक्शन की ज़रूरत आपको हो रही है, तो डेफिनेटली ये इंश्योरेंस में कवर हो सकता है। लेकिन वही है कि क्योंकि देखिए इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स इतने सारे हैं और उनकी पॉलिसीज़ भी अलग अलग होती हैं, तो डेफिनेटली आई मीन वी कैन हेल्प यू विद द प्रोसेस एंड वी कैन हेल्प यू एटलीस्ट इंक्वायर। हम वो प्रेस्क्रिप्शन जो आपको देते हैं वो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज सकते हैं और उनसे आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि वेदर द प्रोसीजर कैन बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस और नॉट। Although we do have financing options and easy financing options, so many patients also take up those financing options to get their surgeries done.
So obviously there's a lot to discuss and हमने ये जो questions हैं ये frequently asked questions थे जिनको हमने take up किया. We really hope that the viewers have been benefited by these answers. और अगर आपके पास और भी सवाल हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम डेफिनेटली उनको भी टेकअप करेंगे. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट विद योर प्रोसीजर. थैंक यू सो मच. Do like and share the video and send us your comments in the comment box below. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the bell icon to get the recent updates.